देखिए बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लेसन 8 चैप्टर का नाम है वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन। लेसन 8 है, ठीक ना। वर्ग 16 में जो भी तत्व हो सबके गुणों के बारे में हमको पढ़ना है और उसके कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए और चैप्टर का नाम लिख के नीचे हेडिंग दीजिएगा आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व निम्नलिखित है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, सबके नाम लिख लीजिएगा। पहला नंबर ऑक्सीजन, दूसरा नंबर सल्फर या गंधक, तीसरा नंबर सेलेनियम और पांचवा नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर टेल्यूरियम और सबसे लास्ट पांचवा लिखिएगा पोलोनियम। पांच जो है ना, इसमें देखिए पांचों में से जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब ये अल्फा किरण बीटा किरण का उत्सर्जन करता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा पांचों के नाम लिखने के बाद। इसमें केवल पोलोनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसमें केवल पोलोनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो अस्थायी होता है। जो अस्थायी होता है। सक्रिय, रेडियो के बाद सक्रिय जो अस्थायी होता है तथा इस वर्ग के प्रथम चार तत्व ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन सिंबल के रूप में लिखिएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम कोमा टेल्यूरियम को चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन कहते हैं। चार गो तत्व जो है ना आपका, इस चारों का नंबर कौन है? चैल्कोजन, ठीक ना। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा कि वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखिए हम तो लिख ही दिए वर्ग 16 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का होता है 1s2 सल्फर का इसी तरह से है। देखिए जब समझिएगा, इसमें एक बात कॉमन होता है कि वर्ग 16 के तत्वों के सभी के बाहरी सेल में देखिए 6 गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कहने का मतलब कि वर्ग 16 के तत्व होते हैं ना, तो उसके अंतिम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP4। देखिए यहाँ भी N की जगह 2 है, यहाँ भी, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी। अब जो तत्व रहेगा उसी के अनुसार होगा, लेकिन इसमें 2 गो है, P में 4 गो है। तो वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP4 होता है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा। अब उसमें रेडियो सक्रिय केवल कौन है? पोलोनियम। इतना लिखने के बाद टॉपिक नीचे लिखिएगा
वर्ग 16 के तत्वों की उपस्थिति, वर्ग 16 के तत्वों की उपस्थिति लिखिए देकर वर्ग 16 के सभी तत्वों में, वर्ग 16 के सभी तत्वों में, सभी तत्वों में ऑक्सीजन शुष्क वायु में 21%, ऑक्सीजन शुष्क वायु में 21%, शुष्क वायु में 21% स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है, स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है तथा वर्ग 16 के अन्य सदस्य, तथा वर्ग 16 के अन्य सदस्य संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में पृथ्वी तल में पाया जाता है, पृथ्वी तल में पाया जाता है। केवल ऑक्सीजन ही है जिसमें वायुमंडल में आपको मिलता है, बाकी सब कहाँ मिलता है? सल्फर वायुमंडल में नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, लेकिन सल्फर हाँ पृथ्वी तल में पाया जाता है। उसी में लिखिए पोलोनियम की अल्प मात्रा, पोलोनियम की अल्प मात्रा, अल्प मात्रा 0.001 ppm, पोलोनियम की अल्प मात्रा 0.001 ppm पृथ्वी में उपस्थित रहता है, पृथ्वी में उपस्थित रहता है, जो यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होता है, जो यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होता है। यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त होता है। जैसे अंदर में धरती के अंदर यूरेनियम का विखंडन होता है ना, तो विखंडन होता है तो दूसरे तत्वों में यूरेनियम परिवर्तित होते रहता है, तो उसी में से यूरेनियम के विखंडन से आपका पोलोनियम भी बनता है। धरती में इसका मात्रा पोलोनियम का बहुत कम है, 0.00। ppm का मतलब जानते हैं ना, 5/मिलियन। कब लिखा जाता है ppm? जब बहुत सांद्रता कम होती है तब। चलिए अब नोट लिखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी में, पृथ्वी के भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा 47% होती है। पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा 47% होती है। ठीक, जमीन के भूपर्प, जैसे पृथ्वी के हम लोग 3 लेयर है ना, तो सबसे ऊपरी परत जिस पर रहते हैं, तो इसके इस मिट्टी के कणों के बीच में इतना % ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए हम मिट्टी कणों के बीच में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपका रहता है। लेकिन जैसे नीचे जाएगा ना, तो आयरन और निकेल की मात्रा बढ़ते जाता है। धरती के केंद्र पर सबसे ज्यादा निकेल, आयरन है, निकेल, क्रोमियम, ये सब भारी धातु है ना, ये सब धरती के केंद्र पर। लेकिन वहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। धरती के अंदर में तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस लोहा पिघल जाता है। जैसे से अंदर जाएगा धरती के अंदर खुदाई करते हुए ना, तो तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब पिघल जाएगा। तो एक बार मैक्सिमम साइंटिस्ट लोग रूस में खोला था, 12 किलोमीटर लंबा गड्ढा खोदा था एक बार।
हाँ, तो सबकी हालत खराब हो गया था। तापमान इतने नीचे बढ़ जाता है ना कि धीरे धीरे पारा आँख के नज़दीक में जा रहा है ना, तो उसके बाद खुदाई बंद कर दिया सब 12 किलोमीटर खोद कर, जो कि समुंदर के हम लोग के जो सबसे बड़का गहरा गड्ढा है तो मेरियाना गर्त है। 8 किलोमीटर है इसे या 3 किलोमीटर आओ अंदर मेरियाना गर्त में कुआं, सबसे बड़का धरती पर खाई जो है 11 किलोमीटर है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। 12 किलोमीटर से खोद ही दिया था, लेकिन तापमान बहुत बढ़ने के कारण क्या किया सब छोड़ दिया। तो उसके बाद सब मजदूरी की हालत खराब होकर लगा, तो कौन खुदाई करे, मशीनों काम करना बंद कर देगा। हर एक 33 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, नीचे जाइएगा तो 33 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर खोदेगा ना तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 1000 में 33 से भाग कर दीजिए, लगभग बढ़ जाएगा 30 डिग्री करीब बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर में 30 डिग्री बढ़ जाएगा, तो सोचो क्या हालत होगा। इसीलिए ज्यादा कोई धरती के अंदर खुदाई नहीं करता है, ठीक ना। 1000 डिग्री सेल्सियस तो हीटवा में ट्रांसफर हो जाएगा बोडिया में। हाँ, वैसा कुछ बैटरी बना सकते हैं जो उष्मा को रिफ्लेक्ट कर दे। वाइट मतलब कोई मटेरियल का बना हुआ पदार्थ जो उष्मा को क्या करते हैं, प्रवर्तित कर दे, अंदर का टेम्परेचर बनाए रखे ठंडा, तब जा सकते हैं खुदाई करते। लेकिन आखिर में जाते रहे आग की ओर ही, आग बढ़ते जाएगा टेम्परेचर। चल इसके बाद लिखिएगा आप लोग, देखिए वर्ग 16 का तत्व है, सबके बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। तो वर्ग 16 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग 16 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला नोट लिखिएगा, वर्ग 16 के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 16 के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NH2Np4 के रूप का होता है। NH2Np4 के रूप का होता है। चलिए अब टॉपिक लिखिएगा आप लोग, वर्ग 16 के तत्वों के अपरूप, वर्ग 16 के तत्वों के अपरूप, जैसे फास्फोरस के अपरूप था ना, वैसे इस वर्ग 16 के तत्वों के भी अपरूप होते हैं। चलिए नंबर 1 दीजिए एकरा में, ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं। ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं। एगो अपरूप होता है, एगो संभारिक होता है, ठीक ना, और समस्थानिक होता है। समस्थानिक अलग चीज होता है, अपरूप आपका अलग चीज होता है। तो क्या बोले कि ऑक्सीजन के 2 अपरूप होता है ना। पहला अपरूप लिखिएगा ऑक्सीजन, अब ब्रैकेट में होकर सूत्र लिख लीजिएगा O2। अब दूसरा नंबर लिखिएगा ओजोन, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा O3। ओजोन में होगा ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि ये तो अकेले है।
अकेले कितना भी रहे उसमें अणु हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है जब तक दूसरे तत्व के साथ ना जुड़ा हो। अब लिखिए सल्फर के बहुत अपरूप होते हैं। दूसरा नंबर, सल्फर के बहुत अपरूप होते हैं। बहुत अपरूप होते हैं, लिखिए सल्फर के बोले है ना, होता बहुत है इसमें सबको नहीं लिखेंगे। ऑर्थोरॉम्बिक क्रोमा मोनोरॉम्बिक मोनोरॉम्बिक इत्यादि कर लीजिएगा। होता देर है, तीसरा का लिखिएगा सेलेनियम के 8 अपरूप होते हैं। सेलेनियम के 8 अपरूप होते हैं। लिखिए उसमें दे देकर लाल अधातुई रूप, लाल अधातुई रूप कोमा धूसर रूप, धूसर रूप इत्यादि। अब चौथा का लिखिएगा टेल्यूरियम के 2 अपरूप होते हैं। टेल्यूरियम के 2 अपरूप होते हैं। दो अपरूप होते हैं, लिखिए धातुई एवं अधातुई, धातुई एवं अधातुई। पांचवा लिखिए पोलोनियम के 2 अपरूप हैं। पोलोनियम के 2 अपरूप हैं। एक लिखिएगा अल्फा पोलोनियम एवं बीटा पोलोनियम। अल्फा पोलोनियम एवं बीटा पोलोनियम। बीटा पोलोनियम अगला टॉपिक लिखिए। टॉपिक है कि वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था। डैश देकर लिखिए वर्ग 16 के तत्व 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वर्ग 16 के तत्व 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्व 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पहला नंबर लिखिएगा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए उसमें रह देकर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में देखिए जैसे ऑक्सीजन का कोई भी यौगिक होता है ना, ऑक्सीजन अपने किसी भी यौगिक में 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन हर एक नियम का कुछ ना कुछ अपवाद भी होता है। एक यौगिक ऐसा भी है जिसका नाम है H2O2 एकरा में ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। क्योंकि H2O2 में यदि हम लोग ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ऑक्सीजन के मान लेंगे 1 और गुना 2, हाइड्रोजन के कितना +2 तो बराबर में 0 तो x बराबर कितना आएगा -1 आएगा। तो चलिए डायरेक्ट लिखिए ऑक्सीजन अपने यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन अपने यौगिकों में -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन अपवाद में H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है, लेकिन अपवाद में H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है, तथा O2 एवं O3 में 0 होता है, तथा O2 एवं O3 में 0 होता है। देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि ऑक्सीकरण अवस्था -2 का होता है, मालूम है आपको? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक में लिखिए, उसी से पता चल जाएगा। देखिए 1s2 2s2 और 2p 4 होता है। ये दूसरे का अच्छा करना है जी, दोनों मिला के, दोनों के का है, के का है कि एल के है? एल के है, आई के है, एकरा में 2 गो, एकरा में 6 गो। दूसरा कक्षा में डी ऑर्बिटल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है 2 गो एकरा में। अब देखिए एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरल है, अब पी में देखिए कै गो, 4 गो ना। तो सबसे पहले सिंगल करके भरता है, एगो में भरेगा, इसमें एगो है, इसमें ऐसे, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि ई वाला इलेक्ट्रॉन एकरा में जंप करके चल जाएगा तो इसमें 2 गो हो जाएगा ना, तो एकरा में एगो रहेगा एकरो में। तो ऑक्सीजन की कभी भी इलेक्ट्रॉन लेंगे भाग तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, एकरा में इलेक्ट्रॉन आगे जा भी नहीं सकता है क्योंकि एकरा में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, ठीक ना। इसी कारण से कर जब भी ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2 होता है। अब देखिए जैसे होता ये वाला मान लीजिए कि जंप करके एकरा में चल जाएगा, ये वाला जंप करके चल भी गया तो ऐसे हो जाएगा, तब भी देखिए कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी स्थिति में इसमें केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है, ठीक ना। क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा, इसलिए हम लिखते हैं O2 लिखते हैं इसलिए क्योंकि देखिए O के बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, अब फिर एक बार ऑक्सीजन तो उसके बाहरी कक्षा में, तो ये अपने परमाणु सब से बंधन बना लेता है। यही से हम ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड होता है, तो O2 में डबल बॉन्ड होता है। तो कहाँ तक आप लोग लिख लिए? धनात्मक ऑक्सीकरण से ऋणात्मक लिख लिए। बी नंबर लिखिए ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। बी नंबर में लिखो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था -2 भी आपको बताएं, -1 भी बताएं विशेष स्थिति में। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक हैं ऑक्सीजन के जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक होता है, जैसे अभी तक ऋणात्मक बताया ना। तो लिखिए देगा था OF2 को छोड़कर OF2 को
छोड़कर किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक नहीं होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक नहीं होती है। धनात्मक नहीं होती है। जैसे में लिखिएगा OF2 में O का ऑक्सीकरण संख्या OF2 में O का ऑक्सीकरण संख्या देखिए OF2 में हमको किसका निकालना है, तो O के मान लेते हैं 1, फ्लोरीन के -1 होता है और गुना में 2 और बराबर में 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 3 प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था हो गया, एगो -2, एगो -1, एगो +2, लेकिन -1 केवल H2O2 में और +2 केवल, नोट कर लीजिए इसको, हो गया, नोट करो। चलिए इसके बाद लिखिएगा आप लोग टॉपिक ओजोन परत का क्षरण या क्षय। ओजोन परत का क्षरण या क्षय देखिए ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, जैसे हम लोग के रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज, एयर कंडीशनर हो गया, जो हम लोग शेविंग क्रीम लगाते हैं एक से एकदम गमकौआ जेका मियाज खुश हो जाता है, तो ये सब से जैसे इसमें एक विशेष प्रकार का गैस होता है जिस गैस का नाम है फ्रीऑन। उसी गैस को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो गैस जब निकल करके वायुमंडल में जाता है ऊपर, वायुमंडल में ऊपर, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक परमाणु जो है ओजोन परत के 1000 परमाणुओं को नष्ट कर देता है, O3 को नष्ट कर देता है। O3 को नष्ट करने का मतलब मिटा नहीं देता है, उसको O2 में कन्वर्ट कर देता है। O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा ओजोन परत की मोटाई धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो धीरे धीरे ओजोन परत की मोटाई कम होते जाएगा, तो ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकना। उसका काम ही है कि परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, हम लोग की धरती के सतह से 30 किलोमीटर से लेकर के, जैसे धरती से जाएगा 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जो होता है ना, ओजोन परत होता है, यानी कि 20 किलोमीटर मोटा ओजोन परत। परत माने कि परत में बनावल है, ऑक्सीजन का लेयर है और उसका काम होता है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकना। और यदि वही परत नष्ट हो जाएगा तो परावैंगनिक किरण धरती पर आ जाएगा सीधे, और स्किन पर पड़ेगा तो स्किन जल जाएगा, यानी कि काला काला हो जाएगा, स्किन कैंसर भी हो जाएगा परावैंगनिक किरण से। इतना खतरनाक होता है परावैंगनिक किरण। लेकिन ये सब फ्रीऑन गैस के कारण उसका ओजोन का परत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो वही नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं ओजोन का क्षय या ओजोन का, यानी कि बोल सकते हैं कि ओजोन परत के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को ओजोन परत का क्षय कहते हैं। तो लिखिए डायरेक्ट, तो आज के आधुनिक युग में, आज के आधुनिक युग में रेफ्रिजरेटर कोमा एयर कंडीशनर
एयर कंडीशनर, एरोसॉल, स्प्रे, एक से एक बॉडी स्प्रे होता है ना, जब मार्क हम लोग गम काटते हैं, हाँ स्प्रे, कोमा, सेविंग फॉर्म आता नहीं है कि दरिया बनाते समय जाइएगा तो खाली से निकाले, वो फेनाइल वाला सिस्टम खत्म, वो खाली फोम निकालेगा, फोम खाली दरिया में क्या करेगा, लगा देगा, मतलब फोम में रहता है फेनाइल है। ऐसे जनरली क्या करता है कि डिटॉल चाहे कोई लगाता है, ऐसे पुचारा करता है तब जाके फेनाता है, और वैसे फोमवा लगा के ओकरा छीले पड़ता है, खाली लगा देगा दरिया, वैसे में थोड़ी है। सेविंग फॉर्म से निकलने वाली लिखिएगा, से निकलने वाली रासायनिक पदार्थ, फ्रियॉन, रासायनिक पदार्थ फ्रियॉन, हाँ फ्रीमोन हो गया है, फ्रियॉन वायुमंडल के ओजोन परत में पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है, देखिए का रिएक्शन लिखिएगा यहाँ पर, जैसे यही देखिए फ्रियॉन गैस का सूत्र होता है CF2 Cl2, ये जाता है पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में वहाँ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके टूट जाता है, पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में टूट जाता है, Cl2 प्लस 2F2C में टूट जाता है, 2F, रिएक्शन लिख लीजिए, जाता है CF से ऊपर, और पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया कर क्या होता है, टूट जाता है, तो टूट जाता है ना, तो निकलते हम 3 गो तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, एगो कार्बन, तो उसमें तीनों में से जो क्लोरीन मुक्त होता है ना, तो वही क्लोरीन अभिक्रिया करता है ओजोन परत से, और वही ओजोन परत को तोड़ने का काम करता है, यानी कि 3 गो तत्व में से सबसे रार वही है, जिसका नाम है क्लोरीन, वही अभिक्रिया करके, तीनों में से सबसे डेंजरस वही है, ना तो कार्बन डेंजरस है ना ही फ्लोरीन डेंजरस, सबसे डेंजरस या कोई अरपाना कर लगता है, तोड़ देता है, अक्राह कर देता है। लिख लिया साहब, उसके नीचे लिखो कि यह Cl2 गैस है, यह Cl2 गैस ओजोन से अभिक्रिया करके, यह Cl2 गैस ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है, ब्रैकेट में O2 लिखिएगा ऑक्सीजन के बगल में, ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। इस प्रकार ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, इस प्रकार ओजोन परत में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। एक और रिएक्शन लिख लीजिएगा, जैसे O3 है ना, तो O3 के पास जाता है Cl2,
कहता नहीं कि भाई हम तेरा तोड़ देंगे, ठीके में तोड़ देता है गधा भाई। ऐसे ये ढेर सा नहीं के तोड़ता है अकेले, एक ही ओजन थोड़ी टूटता है, बहुत सारा ओजन टूटता है, तो बनता है ऑक्सीजन और वेगवाऊ ऑक्सीजन। तो हाँ, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, एक नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। नवजात ऑक्सीजन जो होता है ना, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, सेंसिटिव होता है, तो ये कोई आओ के तो तुरेगा ना। जैसे ए हो के तुरा तो ओ टू और ओ बना, कोई वायु ऑक्सीजन के तुरेगा तो वो बनेगा ओ टू और ओ, तब फिर ओ और ओ मिल के फिर क्या बन जाता है ओ टू, लेकिन ओ थ्री नहीं बन पाता है यदि लगातार होते रहता। तो ये जैसे ओ एगो मुक्त हुआ तो वायु कोई से वो मुक्त होखल होगा, तो ओ अभिक्रिया करके फिर क्या बन जाता है, लेकिन ओ थ्री तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ओजोन तो ओ थ्री है, ओ टू तो ही हम लोग का मन की, तो तूर देता है। तो समझ लो तीनों में से सबसे खच्चर कौन है, Cl2 क्लोरीन, ठीक ना। चल इसके बाद नोट लिखिए ओजोन परत का, नोट में ओजोन परत का मुख्य रूप से क्षय क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत का मुख्य रूप से क्षय क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत का मुख्य रूप से क्षय क्लोरीन गैस के कारण होता है। देखिए जैसे इतना हम आपको ओजोन परत के क्षय के बारे में लिखा है ना, तो इतना लिखिएगा कब, जब एग्जाम में 3 नंबर में पूछेगा ना तब, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो उतना मत लिखिएगा। 2 नंबर हम लिखा दे रहे, लिखिए तो दूसरे शब्दों में करके, दूसरे शब्दों में लिखिए ओजोन परत का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को, ओजोन परत का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को, धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को ओजोन परत का क्षरण या क्षय कहते हैं। ओजोन परत का क्षरण या क्षय कहते हैं, क्षरण या क्षय कहते हैं। हो गया ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगला दिन मिलते हैं। कोचिंग गंगा